हमारे पास ये जो है ये कार मेटाबॉलिज्म का लास्ट चैप्टर है, तो जो कि क्या है जी, एच एम पी शंट हेक्सोज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पीपीपी, या फिर एच एम पी भी हो जाता है जब हेक्सोज पे ना आप या जो भी है। बस ये वाला चैप्टर लास्ट है। अच्छा, इसका सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना निंजा नेट का लेक्चर ही लेना है। बहुत अच्छा लेक्चर है, ठीक है, इसको लाजमी लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा देगा। ये चीज़ होगी साथ ही वो ना ये ना 4 सिनेरियोज भी इसके करके समझाता होता है कि इन सिनेरियोज के अंदर क्या क्या होगा, तो ये भी देख लेना। वैसे ऐसा आते नहीं होते ये, लेकिन ना फिर भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका पाथवे बहुत आता होता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, मैं भी बताता हूँ किस तरह। सबसे पहले तो अब आपके पास ना वो एच एम पी पाथवे हो गया, तो उसकी ना अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखी है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है इसकी, या आपने इसकी ना सिग्निफिकेंस बतानी है, या इसका मेटाबॉलिक ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी आता है। तो ये आपके पास ना पूरे चैप्टर के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस ही चलती रहेगी, लेकिन ये एक मैंने 7-8 पॉइंट एक साथ करके लिखे हुए थे, तो ये देख लेना। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथ शंट जो है ये मोनो, इसीलिए इसको एच एम पी कह देते हैं, इसके ये सारे नाम होते हैं, ठीक है, ये सारे नाम देख लेना। उसके बाद हमारे पास ना ग्लाइकोलिसिस और एचएमपी के दरमियान का डिफरेंस आ जाता है। इतना वैसे मेरे पेपरों में तो नहीं आया, लेकिन बस आया हुआ है कभी पहले। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो पूछते हैं इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव, 2 तरह के इसमें रिएक्शन होते हैं, एक इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं और एक फिर आगे रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस पूछी हुई है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में, तो ये पैराग्राफ आपने बहुत अच्छे से रट लेना है उसकी इंपॉर्टेंस के लिए। उसके बाद आपसे एच एम पी शंट के पहले 2 स्टेप्स जो हैं बार बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो ये इनको अच्छे से करके एंजाइम्स को एंजाइम्स हर चीज़ करके, और यही ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, तो इसको अच्छे से रट लेना है। उसके बाद आपके पास ना दूसरा सवाल कि जो रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है इसकी सिग्निफिकेंस तो ये या इंपॉर्टेंस, तो ये वाला पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो, ये भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ तक ये बातें क्लियर हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब आपके पास ना अगला NADPH के यूजेज, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे जितना भी चैप्टर है ना वो NADPH के यूजेज है, क्योंकि ये जो HMP पाथवे है ना ये हमें NADPH दे रहा होता है। यहाँ पे देखो ना ये NADPH दे रहा है, तो ये NADPH जो है ना वो इसी पाथवे से आ रहा है, तो इसके यूजेज इसी चैप्टर में हमने पढ़ने हैं। तो मैंने एक तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हमारे स्टैंड अप में भी था ये कि यूजेज ऑफ NADPH, तो एक तो मैंने इस तरह करके ये सारे इसके कोई 8-9 यूजेज लिख दिए हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में भी हो ही जाएंगे। सबसे पहला इसका होता है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सिर्फ अभी इसका देखो नाम हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज के अंदर इसका क्या होता है, तो इसकी बस ये आपको डायग्राम करनी है, ये डायग्राम कर लो, ये डायग्राम कर लो, साथ रीड कर लो, बस इतना कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये साइटोक्रोम P450 वाला जो है ना ये भी बस इसको ना अभी बस डायग्राम की हद तक ही करो और बाकी बस रीड कर लो, क्योंकि ये इतना कोई आता नहीं है बस, लेकिन MCQ वगैरह में पूछ लेते हैं, या फिर अगर आ भी जाए तो ये डायग्राम ही बनानी होती है, तो इसलिए डायग्राम्स करनी है लाजमी लाजमी। अच्छा, इधर आ जाओ, अगर तो ये वाइट सेल्फ फैगोसाइटोसिस एंड माइक्रोब किलिंग के अंदर ना, तो इसके अंदर ना यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें क्रॉनिक ग्रेन्युलोनेटस डिजीज़, ये दोनों टर्म्स जो हैं आपके पास आपको आगे भी बहुत काम आएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट वाला, और ये आपके पास आपको पूरी की पूरी लाजमी आनी चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में इसकी थ्योरी भी कर लेना, और इसके बाद आपको ये सारा का सारा वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस जो है यहाँ पे दी हुई, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, इसको इसी तरह करके कर लेना नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को, तो आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। सवाल क्या आता है, हाउ नाइट्रिक ऑक्साइड इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, एन्यूमरेट वेरियस रोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो वही आपके पास वो रोल्स जो हैं वो भी आप देख सकते हो कि क्या हैं। अच्छा खैर, बस इतना कोई ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, रोल्स यहीं पे लिखे हुए हैं, ये 4 रोल्स लिखे हुए हैं, इन्हीं कोई करना है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो है ये G6PD डेफिशिएंसी है, ठीक है। हमारे प्रॉफ का सवाल था, मेरा यही गलत हो गया, मेरी पोजीशन रहेगी, कोई बात नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास ना तो ये G6PD की ये डेफिशिएंसी के अंदर आपके पास अगर म्यूटेशन आ जाए तो क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा आपके पास पाथवे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं स्लो मोशन में आगे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता जाए। वैसे ना हाँ, मैं कोशिश करूँगा PDF बना के ना लगा ड्राइव में डाल दूँ, तो देख लेना। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये था और इसका सब जवाब जो था वो ये था, ठीक है। और उसके अलावा ये हो तो गया, ठीक है। ये अगर आपको यहाँ से नहीं तो मैंने ये यहीं से ही देख के ये वाला यही रोड जो है ना इसी को ही फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो इसी को देख लेना, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है पूरा का पूरा। डायग्राम ये वाली लाजमी देख लेना, वही G6 ना PD का मेटाबॉलिज्म का ये है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ना अब उन्होंने कहा है
ये क्लासिफिकेशन इसकी इन्होंने ना दी हुई है, इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये वाली ड्रग्स के नाम आप यहाँ से थोड़ी बहुत देख लेना, ऑक्सीडेंट ड्रग्स कौन सी हैं इसके लिए, फेविज़म और इन्फेक्शन, ये देख लेना, फिर भी नहीं पूछेंगे इतना ज़्यादा कोई। और ये वेरिएंट है इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि G6PD की डेफिशिएंसी से हीमोलिटिक एनीमिया क्यों होता है, और वही उसी के अंदर ये पूरा का पूरा आपके पास है। और एक आ जाता है हेन्स बॉडीज़ क्या होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल। निंजा भी ये समझा रहा देता है, समझ तो आ ही जाएगी, लिख लेना पेपर में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ख़त्म। और इसी के साथ कार्ब मेटाबॉलिज्म भी ख़त्म हो गया। मैंने इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई, अब देख भी लेना। अल्लाह हाफिज़।